हम लोग आपके साथ मिलकर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरे मानचित्र के आधार पर, और हम ये कह सकते हैं एक माइंड मैप कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। उन प्रमुख सवालों को लेकर इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और ये आपके परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे भी इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। सिंधु घाटी सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 और नाम हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनके लिए 3 अन्य नाम कौन कौन से प्रयोग होते हैं? एक होता है सैंधव सभ्यता। क्या होता है? सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता। फिर दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके बाद इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। माने इसे 3 नाम हो गए, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। माने 3 नामों से इसे जाना जाता है। आइए और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण क्या है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक युगों के संबंधित है। कहाँ से? आद्य ऐतिहासिक, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? बताइए। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने और दयाराम साहनी ने मिलकर किया था। सर जॉन मार्शल, यहाँ पे देख रहे हैं, सर जॉन मार्शल और उसके साथ दयाराम साहनी मिलकर इस सभ्यता की खोज की थी। 1862 में चार्ल्स मेनन द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और जन्मदाता इसके अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसके जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। और इसके बारे में जान लेते हैं और सारी बातें। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से? हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्ध औद्योगिक नगर रहा है। 37 का कब्रिस्तान है। प्रसाधन बॉक्स यहाँ पर मिले हैं। अन्नागार, रावी नदी के तट पर मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक निवास, 16 भट्टियाँ, धोती पहने मूर्ति, संघ का बना बैल, कांसे का इक्का जिसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, दर्पण मंजूसा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र आदि यहाँ से मिला है। और दयाराम साहनी ने इसे कब खोजा है? 1921 में। 1921 में इसे किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल थे। इसके महानिदेशक या नेतृत्वकर्ता जॉन मार्शल थे, लेकिन खोजने का काम इसे दयाराम साहनी ने किया है। देखिए यहाँ पे लिख जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज आर.डी. साहनी, ठीक, मैंने दयाराम साहनी ने इसे किया है। इसके से जुड़ा और प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंध प्रांत में, मुख्यतः अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में है। और अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो उत्तर में मांडा है। जैसे यहाँ पे देखें, उत्तर में देख रहे हैं आप, मांडा है, दिख रहा होगा आपको। एक कलम पेन चेंज करते हैं, अब आपको शायद अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, उत्तर में आपको मांडा है। मांडा की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमा है। फिर यहाँ पे देखा जाए सुतकोतडा माने सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में। सुतकांगे डोर जो है वो कहाँ है आपका? बलूचिस्तान में है। देखिए सुतकांगे डोर, ये देखिए ये है सुतकांगे डोर यहाँ पर, ये बलूचिस्तान में है, ये पश्चिमी सीमा है। और आलमगीर मेरठ में है। क्या है? आलमगीर है आपका, ये देखिए ये आलमगीर है, ये कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में। इसका डायग्राम देख रहे हैं ना, आलमगीर। आलमगीर कहाँ पर है? मेरठ में। और यह सबसे पश्चिमी है, सॉरी पूर्वी सीमा है। और दक्षिण में क्या है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद देखिए यहाँ पे है, ये दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। तो ये 4 सीमाएं हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम इसके बाद और आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए और तथ्य। अब हम मानचित्र पे चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हड़प्पा की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नानागार, अन्नागार, तराजू, पशुपति, शिव की मुहर, कांसे के नर्तकी की मूर्तियाँ, ठीक है, ये हो गया आपको। और साथ ही साथ मृतकों का टीला। यहाँ पे माता देवी की मूर्ति, अन्नागार, रावी नदी। रावी क्या है? देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। 1921 में यहाँ पे इसे दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक, तो ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़े उन प्रमुख प्रश्न जहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो ये हड़प्पा सभ्यता है यह एक कांस्ययुगीन नगरी सभ्यता है। कांस्ययुगीन नगरी सभ्यता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, दजला फरात और नील की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन थी। जो यह सभ्यता था 2 प्रमुख स्थल थे,
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, इसके दो स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। और आगे हम लोग देखेंगे अगर इसमें और कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा कि अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो कार्बन 40 है, जो कार्बन 40 है C14 है, इसके हिसाब से जो ये सभ्यता है ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, माने 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। किसके आधार पर? कार्बन 14, ठीक है, रेडियो कार्बनिक के आधार पर ये सभ्यता ये मानी जाती है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा जो है सभ्यता ये रावी नदी के बाएं तट पर है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी के दाहिने तट पर है। और जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने सबसे पहले क्या दिया था? सिंधु सभ्यता का नाम। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। मोहनजोदड़ो भारत का एक प्राचीन नगर था जिसका स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इनके सभी क्रम से सभी के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। अब आप बताइए मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक एक एक तथ्य आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर है आपका मोहनजोदड़ो, शायद आपको दिख रहा है, रुक जाइए हम पेन का कलर चेंज करते हैं, शायद आपको तब मिल जाए। पेन का कलर हम लोग रखते हैं यहाँ पे वैसे फ़िलहाल के लिए ब्लैक ही सही है। देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पे हमको मिल गया, दिख रहा होगा आपको, मैंने लाइन किया मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी लरकाना पाकिस्तान के पास है और इसके राखलदास बनर्जी यहाँ पे देख रही है 1922 में राखलदास बनर्जी ID बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। इसे मृतकों का टीला, यहाँ स्नानागार जो प्राप्त साक्ष्य मृतकों का टीला मिला है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। देखिए ये सब मोहनजोदड़ो का है, ये सब जो लाल वाला है ये सब मोहनजोदड़ो का है। ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो में क्या क्या है? स्नानागार, मृतकों का टीला, अन्नागार, कांसे के नग्न नर्तकी, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियाँ, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, पशुपति के अंकन मुहर, ये सब कहाँ से मिले हैं? ये सभी क्या है आपके? मोहनजोदड़ो के हैं। और ये देखिए ये आपने देखा था, ये सभी कहाँ के थे? ये हड़प्पा के थे। क्या क्या हड़प्पा में था? श्रमिक निवास, 16 भट्टियाँ, धोती पहने मूर्ति, कब्रिस्तान 8 से 37, शंख का बना बैल, कांसे का इक्का जिसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, दर्पण मनसूसा मतलब वो बाल झड़ने वाला जो मतलब श्रृंगार के शीशा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। तो यहाँ पर आपने देखा प्रसाधन बाग शीशम के अंतर्गत कहते हैं। अन्नागार रावी नदी के मातृ देवी की मूर्ति, ये सब आपको कहाँ से मिली थी? ये आपको हड़प्पा से मिला था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया और चीज़ों को जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सुतकांगे डोर, देख लीजिए सुतकांगे डोर के बारे में जान लीजिएगा। दास्क नदी है बलूचिस्तान, ये दास्क नदी के पास में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। इसे ऑरेल स्टाइल ने खोजा था। किसने? ऑरेल स्टाइल ने 1927 में खोजा था। इसमें यहाँ पर नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, क्या था? राख से भरा बर्तन यहाँ पे मिला था, और तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की बनी चूड़ियाँ और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? सुतकांगे डोर से मिली है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है अगला, ये सिंधु में है। अब यहाँ पर है आपके सामने क्या है? कोट दीजी। तो कोट दीजी में ये सिंधु नदी, सिंधु पाकिस्तान में है। फजल अहमद इसने इसको खोजा था 1953-54 में, ध्रुवे 1935 में आते हैं। अगर हम कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी पूर्व हड़प्पा, मिश्रित स्तर, पत्थर की नींव वाले घर, गर्तावास, गहनों का जखीरा, चाक पर निर्मित मृतभांड यहाँ पर मिला है। उसके बाद अगर हम लोग इसको और देखें तो यहाँ पे कई चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। कोर्ताजी हो गया, सुतकांगे डोर हो गया, चौहंदड़ो, देखिए चौहंदड़ो यहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये चौहंदड़ो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चौहंदड़ो है। चौहंदड़ो में ये सिंध नदी के पास में है। MG मजुमदार 1931 में इसको खोजा था। MG मजुमदार 1931 में। यहाँ पर मोहर उत्पादन केंद्र, औद्योगिक शहर, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, मनके का कारखाना। यहाँ पर अगर देखें तो द्रुगीकृत वर्गाकार ईंट, हाथी दांत की कंघी, मनके की कारखाना, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, लिपस्टिक भी मिली थी और 4 पहियों वाली गाड़ी जो है ये कहाँ से मिली थी? ये चौहंदड़ो से मिली थी। अब है सुदकोटदा। सुदकोटदा से क्या क्या मिला था? इसे हम
सुरकोटदा टदा पढ़ते हैं और अड़ा दोनों पढ़ते हैं। ये कच्छ गुजरात के पास था। जेपी जोशी 1954 में खोजे थे। घोड़े की हड्डियाँ बर्तनों में सावधान, यहाँ पे मिली थी घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली थी। और दूसरा महत्वपूर्ण है बर्तन में सावधान यहाँ पर मिला था मनुष्यों को ये करने के लिए। और आगे देखते हैं, अगला है शैलकृत जलकुंड, थर्ड है एरिया वाइज, तीसरा है। अच्छा, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा किसका एरिया है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया मोहनजोदड़ो का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राखीगढ़ी है। तीसरे पर आपका क्या है? धौलावीरा। तीसरे पे क्या है? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं। यह कच्छ गुजरात में है और 3 भागों में विभाजित है। एकमात्र नगर है, शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ पे मिला है। खेल का मैदान मिला है। पत्थर में बनी नेवले की मूर्ति मिली है। शैलकृत जलकुंड यहाँ पर मिले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये 3 भागों में देखिए मिला है ना, यहाँ पे देखिए 3 भागों में ये विभाजित हुआ है। अब इसके बाद अगला आता है रंगपुर मादर। रंगपुर मादर, ये मादर नदी के पास है रंगपुर। धान की भूसी, घोड़े की मोड़े मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। ठीक, आगे है आपका यहाँ पे देखिए दैमाबाद। यहाँ पर है आपका दैमाबाद। दैमाबाद से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता है एक ही बार में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हमारा है दैमाबाद। यहाँ पासा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, हम इसके और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दैमाबाद से क्या मिला है? तांबे का रथ। दैमाबाद से क्या मिला है हमारा? तांबे का एक मिनट रुकिएगा, ये है तांबे का रथ, यहाँ से मिला है दैमाबाद से। ठीक है, चलिए दूसरी बात याद रखिएगा, दैमाबाद से तांबे का रथ। यहाँ पे देखिए प्रमुख खोज 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी, 1952 में मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी, 54 को मजुमदार, 53 में कालीबंगा बीबी लाल। ठीक है, अभी आगे कालीबंगा जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कि अमलानंद घोष, रंगपुर लोथड़ रंगनाथ राव, रोपण आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा, 1974 से 91 में बनावली धौलावीरा आर एन बिष्ट। और कुछ नदी हैं उनके ट्रिक हैं, जैसे अगर हम उन नदियों के ट्रिक के बारे में देखें शायद आपको यहाँ पे कुछ ज्ञात हो जाएगा। लोभी माने लोथड़ नदी भोगवा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी जिसे मौसी, हड़प्पा रावी नदी हरा, कालीबंगा घग्घा नदी किनारे कंघा, रंगपुर मादा नदी किनारे रमा, रोपड़ सतलज नदी किनारे रोज, बनावली सरस्वती नदी किनारे बस, मोची है मांडा चिनाब नदी किनारे। ये ट्रिक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है आपका, हो सकता है आपके काम आ जाए। स्क्रीनशॉट आपकी जरूर रख लीजिएगा। और मैं बार बार कहूँगा कि टेलीग्राम पर आप लोग, टेलीग्राम पे आप सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे आपको सभी क्लास वीडियो नोट्स आपको मिलता रहेगा। और ऐसी क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे तमाम अन्य आगे सब्जेक्ट के जो ये माइंड मैप कॉन्सेप्ट है ये हम आपके लिए लेकर आए। जीएस की दैमाबाद हो गया। अब दैमाबाद के बाद हम लोग को जो आगे पढ़ना, दैमाबाद हो गया तांबे का रथ। अब हम लोग को पढ़ना है लोथड़। ये भोगवा नदी के किनारे, लिख रहे हैं लोथड़, ये भोगवा नदी के किनारे है। तो बताइए लोथड़ के बारे में क्या क्या आप अभी तक जानते हैं? ये भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात के पास है। इसकी खोज रंगनाथ राव 1957 में किए थे। यहाँ पर अन्नागार सुमेरियन मूल से संबंधित अच्छी नालिका सहित सोने के मनके, सुमेरियन मूल से संबंधित अच्छी नालिका सहित सोने के मनके, मन का कारखाना, गोदीवाड़ा बंदरगाह, युग्म समाधान धान की खेती, गोदीवाड़ा अग्निवेदिका, पासा यहाँ से मिला है, हाथी के दांत का स्केल, हाथी के दांत का स्केल, सती प्रथा के साक्ष्य, विभाजन भाग 1, सड़क द्वारा सड़क पर विभाजन 1 भाग 1, इसमें सती प्रथा के साक्ष्य, हाथी का स्केल, पासा, गोदीवाड़ा और अग्नि वेदिका। तो यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आप लोथड़ से भी हम लोगों ने पढ़ लिया। धान की खेती मिलती है, समाधान मिला, गोदीवाड़ा माने बंदरगाह, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, रट लीजिएगा, ये जानते रहिएगा। और मन का कारखाना यहाँ पे मिला है। और यहीं पर क्या मिला है आपका? हाथी के दांत का स्केल। देखिए हाथी के दांत का स्केल अभी एक जगह और हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी मिला है हाथी के दांत का स्केल, पैमाना। ठीक है, हाथी के दांत का स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है।
कहाँ पे मिला है? ये लोथड़ में। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथड़ से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, एक यहाँ ट्रिक जो था नदी का देख लीजिए। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, क्योंकि वो रोज बस से जाती थी। लोभी माने लोथड़ भोगवा नदी, मौसी माने मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हरा माने हड़प्पा रावी नदी, कंघा माने कालीबंगा का घर नदी किनारे, रमा माने रंगपुर मादर नदी किनारे, और रोज बस माने रोज का हो गया रोपण सतलज नदी, बस माने बनावड़ी सरस्वती नदी, और मोची माने मांडा चिनाब नदी। ये नदी का ट्रिक हो गया, दाएं बाएं आपने देख ही लिया। अब इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, आलमगीर। आलमगीर आलमगीर हिंडन नदी के पास उत्तर प्रदेश में है। भारत सेवक समाज के यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा था। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना के दोआब का पहला उत्खनित स्थल मिला था। गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल आलमगीर से मिला था। अब आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा। ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। अमलानंद घोष 1953 से 60 के बीच। यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा, हल द्वारा जुते हुए खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य, अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची एवं अलंकृत ईंट, अर्थ काले रंग की चूड़ियां, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की आकृति, मतलब कच्ची ईंट पूछता है, अलंकृत ईंट, जूते हुए खेत, हवन के कुंड, ये सब कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, अब आते हैं अगला, राखी गढ़ी। देख रहे हैं सब मानचित्र पे बना हुआ है राखी गढ़ी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला है, जो पहला शहर था वो मोहनजोदड़ो था, दूसरा था आपका राखी गढ़ी, और तीसरा है आपका धौलावीरा। ये तीनों है क्षेत्रफल के आधार पर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा है ये किसकी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राखी गढ़ी। हम लोग को क्या पढ़ना है? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे ये भी है। राखी गढ़ी क्या है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, राखी गढ़ी क्या है? घग्गर नदी के किनारे पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ राखी गढ़ी की और क्या क्या विशेषता है जो आपकी परीक्षा में पूछता है? यहाँ पे इसको सूरज भान 1963 में रफ़ी मुगल के साथ उन्होंने खोजा था। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में स्थित देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता की बात की जाए तो दूसरा है। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा क्या है? आपका राखी गढ़ी है। ये भारत के अंदर अगर पूछा जाएगा तब। यहाँ पर आपको और क्या मिला था? प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य। प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य। और भारत में स्थित सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है। उसके बाद है बनावली, सरस्वती नदी के किनारे। बनावली के बारे में देख लेते हैं, ये भी परीक्षा में पूछता है। ठीक, ये सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में है। ये पूर्व हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा तथा उत्तर नगरी, सुव्यवस्थित स्वर्णपट, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप यहाँ पर मिला है। कहाँ से? बनावली, सरस्वती से। मिट्टी का हल यहाँ से मिला है। अब और आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आपने यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं रोपण। ये सतलज नदी के किनारे है। ये क्या है? ये है आपका रोपण। रोपण क्या? सतलज नदी। अब रोपण के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, ये है जो रोपण है, इसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, रोपण सतलज नदी के पास यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था। अब पे 1947 के बाद भारत में हड़प्पा कालीन जो उत्खनन था स्थल, मतलब सब भारत आज़ादी के बाद इसे खोदा गया है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी, संख की चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, संख की चूड़ियाँ, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपण से ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ था काफ़ी। अब एक मांडा बचा है आपका, इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर ये तो छूट गया हमारा। यह है आपका मांडा। ठीक, मांडा सबसे उत्तर में है, और देखा जाए तो कहाँ पे इसका फैला हुआ है? मांडा आपके
जम्मू कश्मीर में है, जो सबसे उत्तर सीमा पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी सीमा पर है। तो यहाँ पर हमने मानचित्र के आधार पर देखने का पूरा प्रयास किया है। इसमें रंगपुर है, रंगपुर से धान, देखिए रंगपुर से क्या मिली है? धान की भूसी मिली है, और कच्ची मिट्टी का दुर्ग मिला है, पत्थर के फलक मिले हैं। ठीक है, तो ये जो जो छूट गया था, जैसे बालाकोट से पूर्व हड़प्पा के अवशेष भवन निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी का प्रयोग मिला है, सीपों का कार्यशाला मिला है। कुणार से, कुणाल भी है जहाँ पे पूर्व हड़प्पा स्थल चांदी के 2 मुकुट मिले थे। तो ये मानचित्र के थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अगर चाहें तो लिख लीजिएगा। हाँ, बाकी आमरी था, आमरी मतलब सिंधु नदी के पास था। ये ऐसा पहला स्थल था जहाँ पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह, परिवर्तन के चरण की पहचान, बारहसिंघा का नमूना भी आमरी से मिला था। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं और आगे, और कोशिश करते हैं आज के टॉपिक में और भी चीज़ें बताने का जो फैक्ट के साथ है। जैसे अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में मानव प्रजाति कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त साक्ष्य थे उनमें 4 प्रजातियाँ थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्यसागरी, अल्पाइन, मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्यसागरी थे। कहाँ के थे? भूमध्यसागरी थे। आइए इससे और आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और आप टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा। ये सभी नोट्स आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नोट्स जो है आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा नंबर है जो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। सिक्स 306344367। इस पर व्हाट्सअप करेंगे, घर बैठे नोट्स मिल जाएगा। मेरी क्लास आप सबको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में हमेशा की तरह मिलती रहेगी, आगे भी मिलती रहेगी। तो आप लोग घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबर पर व्हाट्सएप करिए और घर बैठे नोट्स प्राप्त करिए। देखिए, अगर देखें कि सिंधु नगर कैसा था सिंधु घाटी की, तो 2 भाग में था, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक केंद्रीय नगर था, एक तटीय नगर था, और अन्य कस्बे भी थे। सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, ईंट भवन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके और प्रमुख कारण क्या है। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक प्रयुक्त धातु जो थी तांबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो धातु प्रयोग किया गया वो तांबा था। हथियार यहाँ पे कैसे थे? पत्थर के। यहाँ पे हथियार कैसे थे? पत्थर के थे। यहाँ नगरी की सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? नगरी की, लेकिन गाँवों की संख्या सर्वाधिक थी। इंपॉर्टेंट देखते चलिएगा, ये एक नगरीकृत सभ्यता थी, लेकिन गांवों की संख्या सर्वाधिक। क्योंकि आजकल कूट वाले सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए कूट वाले सवालों के लिए ये आपके लिए रामबाण होगा। नगरों का विभाजन, नगरों का विभाजन यहाँ पे पूर्व आम जनता के लिए, पश्चिम शासक के लिए। और भी नगर कैसे थे? केंद्रीय नगर, तटीय नगर और हड़प्पा में नगर थे। लेकिन यहाँ पे नगर अगर हम बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये समकालीन बड़ी बस्तियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर योजना और जल निकास प्रणाली थी। ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर योजना एवं जल निकासी की प्रणाली थी। नगर योजना की जो जाल पद्धति थी ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सीधी रेखा की पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं, जो शतरंज की बिसात की तरह थे। हड़प्पा कालीन नगरों को चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी द्वारा सुरक्षित भी किया गया था। तो नगरों का विभाजन पूर्व में आम जनता के लिए और पश्चिम में शासकों के लिए किया गया था। और अगर आगे हम लोग देखें इसमें, तो हम लोग को मिलता है अपवाद। धौलावीरा में 3 भाग था। धौलावीरा के 3 भाग थे। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धौलावीरा था उनके 3 भाग थे। क्या तीनों भाग आपको याद हैं? 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था जो 3 भाग में डिवाइड था। लोथड़ 1 भाग में डिवाइड था। लोथड़ क्या था? 1 भाग में डिवाइड था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सड़कें कच्ची थी, मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कच्ची थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें थी। जल संरक्षण पर विशेष बल दिया गया था। जल संरक्षण पर मकान पक्की ईंटों के थे। मकान जो थे पक्की ईंटों के थे, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान थे। एकदम इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, और ये नोट्स आप लोग घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। भवन निर्माण उपयोगिता पर बल, अलंकरण पर नहीं, उपयोगिता पर बल था। अपवाद, कालीबंगा में अलंकृत ईंट मिले थे। कालीबंगा में अलंकृत ईंट मिले थे। मकानों के द्वार पर मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। अपवाद लोथड़, लोथड़ के मकान सड़क की तरफ खुलते थे, लेकिन बाकी जितने भी मकान थे, जो अगर मकान की बात की जाए, ठीक है, तो जो सड़कें थी वो
मकान के द्वार पश्चिम में खुलते थे, मतलब सड़क के विपरीत खुलते, ऐसे समझिए, पश्चिम में सड़क के विपरीत। लेकिन लोथड़ अपवाद था जहाँ सड़क की तरफ खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। माने अगर सड़कें की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एवं गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती जाल से दिखती थी। ठीक है। भवन भी 3 प्रकार के, आवासीय, विशाल भवन और सार्वजनिक, स्नानागार, अन्नागार, इस तरह से बनाए गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, तो एकदम जबरदस्त नोट्स है। हाँ, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो 12x7x3 मीटर का था मोहनजोदड़ो में। अगर स्नानागार की बात करें जाए तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार मिला। ठीक है, जो लगभग 11.88, मतलब इसको एग्जैक्ट देखा जाए 11.88 गुणे 7.01 मीटर चौड़ा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, और 2.43 मीटर का गहरा है। इसमें उतरने के लिए क्या बनी थी? सीढ़ियाँ बनी थी। इस स्नानागार में धार्मिक अनुसंधान जो अनुष्ठान होते थे उनसे संबंधित स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा था। और विशाल अन्नागार भी मिला था। चौहनदड़ों में मनके का कारखाना जो दुर्गीकृत नहीं वर्गाकार ईंट मिले थे। गेहूं, चना, जौ, कपास की खेती, चावल की खेती नहीं। लेकिन अपवाद रंगपुर लोथड़ में धान की भूसी मिली थी। अपवाद में क्या है? रंगपुर और लोथड़ में धान की भूसी मिली थी। उत्पाद अधिशेष थे, उत्पाद अधिशेष। देखिए, गेहूं, चना, जौ, कपास की खेती के, चावल, इनकी खेती के नहीं, खेती नहीं, उत्पाद अधिशेष मिले थे। लेकिन अपवाद में रंगपुर, लोथल, धान की भूसी मिली थी। रोपण घोड़े के प्रयोग से युक्त नहीं, हाथी, गेंडा था। सुतकोड़े दौड़ में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले? सुतकोड़दा में। सुतकोड़दा में क्या मिले थे? सुतकोड़दा में अगर हम देखें तो सुतकोड़दा के में हमें क्या मिला था? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। लेकिन रोपण में घोड़े के प्रयोग से युक्त नहीं, हाथी का गेंडा मिला था। बैलगाड़ी यातायात का मुख्य साधन था। जहाज, नाव। लोथड़ प्रमुख बंदरगाह, लोथड़ प्रमुख बंदरगाह, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। गोदीवाड़ा लोथड़ में प्रमुख बंदरगाह और गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। जहाज माने नाव वाले जहाज, माने पानी के जहाज। मतलब बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन क्या था? जहाज और नाव था। बैलगाड़ी भी था और जहाज, नाव भी था। लोथड़ प्रमुख बंदरगाह, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु की जो विनिमय प्रणाली थी यहाँ पे प्रचलित थी, माने वस्तु के बदले वस्तु थी। मोहरों का प्रयोग वस्तुओं पर सील अंकित करने के लिए किया जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सील अंकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। लोथड़, हाँ, हाथी दांत का स्केल मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथड़ में हाथी दांत का स्केल मिला। देखिए, टेलीग्राम पे आज ही आप लोग सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जैसे दुर्गेश सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश है पेज, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। इसकी नोट्स फेसबुक पर भी मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो ई लर्निंग विद दुर्गेश को भेज सकते हैं। और मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पर है दुर्गेश जायसवाल सर, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं ऐप इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूँ तो मुझे ही फॉलो कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो में तराजू मिले थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगौण का अभिलेख, व्यापार के साक्ष्य मिले। केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगौण का अभिलेख मिला था, व्यापार के साक्ष्य मिले, लेकिन केंद्र इसका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। कालीबंगा, यहाँ पे जोते हुए खेत मिले हैं। बनौली में मिट्टी के हल मिले हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट है जहाँ से परीक्षा में आपके सवाल पूछेगा, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो यहाँ से आए और बाहर चला जाए। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार क्या था? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था। यह 45.71 मीटर लंबा, 45.71 मीटर लंबा। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 15.23 मीटर चौड़ा है। 15.23 मीटर चौड़ा, लगभग 45 × 15 का। ये हड़प्पा में मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोई सवाल हो आपका तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं।
ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग वर्ण विभाजन। अगर यहाँ पे वर्ण विभाजन की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, वर्ण विभाजन क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था। बोलो सामाजिक जीवन के बारे में आपको बता दूं कि समाज की इकाई परिवार थी। मोहरों पर अंकित चित्र मातृ देवी की पूजा से यह स्पष्ट है कि समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। भोजन में शाकाहारी और मांसाहार दोनों ये प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग होता था। महिला पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई मनोरंजन के इनके प्रमुख साधन थे। अगर नगर नियोजन की बात करें, भवनों के आकार, शवों को दफनाने के ढंग को देखने से ऐसा लगता है कि समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक आदि वर्गों में बटा हुआ था। अगर शवाधान की प्रक्रिया देखें, मृत को व्यक्ति को 3 तरह से उनका संस्कार होता है। पहला दाह संस्कार, इसमें शव को पूर्णतः जलाकर उसके भस्मावशेष को मिट्टी के बर्तन में रखकर दफना दिया जाता था। दूसरा पूर्ण समाधिकरण, माने शव को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा आंशिक समाधिकरण, माने खुले में रखे शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद जो अंश बच जाते उन्हें भूमि में दफना दिया जाता था। तो 3 तरह से यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देखते हैं नोट्स हमारा क्या कहता है। वर्ण विभाजन नहीं था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ण विभाजन नहीं था, बट वर्ण नहीं था लेकिन वर्ग विभाजन था। ध्यान दीजिएगा, वर्ण नहीं था लेकिन वर्ग था। किसका? विद्वानों का, योद्धाओं का, व्यापारियों का और श्रमिक का, जैसा मैंने बताया। धार्मिक जीवन में अगर हम बात करें तो हड़प्पा से अधिक मात्रा में पकी हुई मिट्टी के स्त्री मूर्तियां मिली हैं। जैसे एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का चित्र है जो संभवतः प्रकृति की देवी थी। एक पुरुष देवता को ध्यान मुद्रा में पदासन पर दिखाया गया है, पद्मासन पर। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा, पशु पूजा माने कुबड़ वाला सांड का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर का वास्तविक का अंकलन प्राप्त होता है। हड़प्पा के लोग ताबीज धारण करते थे। क्या? ताबीज पहनते थे। अगर मातृ देवी की बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति मातृ सत्तात्मक समाज की बात करती थी। उर्वरता की देवी हड़प्पा में, समाज में उर्वरता की देवी हड़प्पा में, मातृ देवी की मूर्ति मातृ सत्तात्मक की बात करती है। समाज में उर्वरता की देवी हड़प्पा में थी। प्रजाति की बात करें तो मैंने बताया 4 प्रकार की प्रजाति थी यहाँ पे। भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति और अल्पाइन। लेकिन ज़्यादातर जो मिले हैं मोहनजोदड़ो के निवासी वो मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। मैक्सिमम क्या थे? भूमध्य सागरीय थे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। सूती वस्त्र चौहंदड़ों से, लिपस्टिक के जो रंजन सलाका है वो मिले थे चौहंदड़ों से। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी, ठीक, हाथी दांत की कंघी भी यहीं से मिली थी। आगे हम लोग ध्यान से देखेंगे। मनोरंजन के लिए पासा खेल कहाँ से मिला? लोथड़ से मिला। युतिमत सवादा सती प्रथा के साथ लोथड़ से मिले हैं। युतिमत सवादा सती प्रथा के साथ लोथड़ से मिले हैं। यहाँ तक इसको 59 आप लोग रख लीजिएगा। अब आता है अंत्योष्टि की बात। जब अंत्योष्टि की बात करते हैं तो एक बात तो साफ और क्लियर हो जाता है कि पूर्ण समाधिकरण में क्या था? आंशिक समाधिकरण, अग्निदाह। देखिए पूर्ण समाधि में शव को भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान जो हड़प्पा में आर 37 कब्रस्तान मिला है। ठीक है, यहाँ पे जानते रहिए हड़प्पा में आर 37 कब्रस्तान यहाँ पे देखने को जानने को मिला है। और यह आंशिक समाधान था, मतलब इसमें खुले में रखे शव को पशु पक्षियों को खाने के बाद जो अंश बच जाता था उन्हें भूमि में दफना दिया जाता था। अग्नि या दाह संस्कार, इसमें शव को पूर्णतः जलाकर इसे भस्मावशेष को मिट्टी के बर्तन में रखकर दफना दिया जाता था। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह ये था, प्रचलित चिन्ह सबसे ज़्यादा। जीवों के चिन्ह में मछली के चिन्ह मिलते थे। धौलावीरा के द्वार पर अंकित था। मुहरे वर्गाकार थी, लिपि के साथ पशु चित्र थे। आयताकार सिर्फ लिपि का अंकलन हुआ। यहाँ पे आयताकार जो था सिर्फ लिपि का अंकलन होता था। वर्गाकार में लिपि के साथ पशु चित्र भी थे। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की आकृति की मुहर, दायां हाथी और बाघ, बायां में गैंडा और भैंसा, पाँव के पास हिरण, उसके नीचे पाँव के पास हिरण। तो ये मोहनजोदड़ो में जो पशुपति शिव की आकृति की मुहर मिली थी उसमें दाएं तरफ हाथी और बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा,
पाँव के पास हिरण थे, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, या आप गूगल करके अच्छे से और देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोम विधि द्वारा बनाई गई थी, जो देवी मोम द्वारा बनाई गई थी। पशु आकृतियों में सर्वाधिक एक सिंग वाला गैंडा मोस्ट फेमस है। यहाँ पे पशु आकृति के सर्वाधिक एक सिंग वाला गैंडा, कुबड़ वाला बैल जो पवित्र माना जाता था। मानव आकृतियों में सर्वाधिक स्त्रियां की मिली है। मैंने ऊपर बताया कि हड़प्पा में अधिक मात्रा में पकी हुई मिट्टी मिली, स्त्री की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें क्या मिली, स्त्री की मूर्तियां बहुत मिली हैं। मोहरों पर अंकित पशु आकृति में सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु मिले हैं। गणित, धातु विज्ञान, मापतौल, गृह नक्षत्र, मौसम आदि वैज्ञानिक ज्ञान से ये परिचित थे सिंधु घाटी के लोग। मूर्ति पूजा प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मूर्ति पूजा तो प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले। प्रसाधन बॉक्स कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। प्रसाधन के जो बॉक्स हैं वो कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा के लोग चाक का उपयोग कर बर्तन बनाते थे, जिस पर काले रंग का अलंकरण होता था। मृतभांड लाल और गुलाबी रंग के होते थे। लोथड़ में मृतभांड पर एक वृक्ष पे मुंह मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है, और एक लोमड़ी को भी चित्र में भी। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालक लोमड़ी को भी दर्शाता है। ठीक है। आग में पकी मिट्टी के जो मृतभांड है वो टेराकोटा में सबसे ज़्यादा मिले थे। तौल में 16 या उससे जो आवर्तकों का व्यवहार होता था यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथियों तक। चलिए यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग इसके समकालीन हैं उसको भी पढ़ लेते हैं और इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की जो संस्कृति थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कृषि पशुपालन क्या होता था, तो हड़प्पा काल में गेहूँ, जौ, राई, मटर की खेती होती थी। कालीबंगा से सरसों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से कपास की कृषि सबसे पहले सिंधु के लोग ने ही शुरू की थी। यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि पालते थे। जो यहाँ की लिपि थी, एक प्रश्न आता है लिपि से, तो मैं आपको पहले तो यही बता दूँ लिपि के बारे में। हड़प्पा कालीन जो लिपि थी, ये बहुत बार आपके मन में आएगा, लिपि क्या थी। तो हड़प्पा से जो प्राप्त लिपि थी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसे क्या हुआ है? आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो ध्वनि, भाव या किसी वस्तु के सूचक है। इसमें मछली, चिड़िया, मानवकृति तथा वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी, याद करिएगा, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं इसके बारे में। और संस्कृति क्या थी? ताम्रपाषाण युग थी। समकालीन की सभ्यता थी। सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और रोमन की सभ्यता थी। यहाँ पे देखते हैं सेकंड प्लेस था चिरांत संस्कृति। यहाँ काले रंग के विद्वान, पक्की ईंटों के साँच, आहार आकृति, गिरविद्वान, लोहयुग संस्कृति, प्रभा रंगपुर, लाल काले रंग के विद्वान, आहार संस्कृति जो सबसे पुरानी संस्कृति थी। तो अनाज के साथ नौदा टोली, तो ये सब हमने ऊपर पढ़ा दिया है, तो वहीं पर आपको दोबारा से आया है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हम कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ, सवालों का जवाब दे दीजिएगा। और इसी के साथ आज की सेशन यहाँ पे समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपके सामने दुर्गेश सर आएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं। देखिए ये मैंने माइंड में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। इससे क्या होगा, आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम इसके अगला जो सिलेबस है, अगला पार्ट जो है वो हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए कुछ सवाल है। सिंधु सभ्यता के आर्यों ने सबसे पहले रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? मृतभांड थे। हड़प्पा संस्कृति कैसे जानकारी मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला? लोथड़ से। जूते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से।
सिंधु सभ्यता में को जानने का सबसे मूल स्रोत क्या था? जो मूल स्रोत है वहाँ के बर्तन है, औजार है, आभूषण है, ठीक है। और भारत में चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। लोथर नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ये इंपॉर्टेंट है। लोथर नगर में मुख्य दरवाजा सड़क की तरफ ही खुलते थे, बाकी के नहीं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा नील नदी की घाटियों की सभ्यता के समकालीन रही है। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युगीन कहा जाता है। यहाँ के निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरी थे। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वही आपको जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क यातायात के लिए किस गाड़ी का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता में सड़क यातायात के लिए किस गाड़ी का प्रयोग करते थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक सवाल है, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? शहद का प्रयोग मिठास के लिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग करते थे। शहद का प्रयोग मिठास के लिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग करते थे। कांस्य धातु की मूर्ति मिली जो नर्तकी की थी, कहाँ से मिली? मैंने आज पढ़ाया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुनाथ की जो मूर्ति के चारों ओर किसके चित्र थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम एक और अगली वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, इसके बाद की अगली सीरीज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कराना भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम इस वीडियो को 50-50 लोगों तक भेजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पेज पर, हर जगह शेयर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सीरीज, ऐसे नोट्स आप सभी को मिल जाए। ये नोट्स आपको घर बैठे मिल सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए तैयार किए गए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।